पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की यह खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लुभाने के लिए आज दिल्ली में अमित शाह और 250 से ज्यादा जाट नेताओं की मुलाकात हुई। इसमें राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने पर भी बातचीत हुई। बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि जयंत चौधरी ने गलत घर को चुन लिया है, लेकिन खबर यह है कि जयंत चौधरी ने बीजेपी के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। ट्वीट करके कुछ देर पहले उन्होंने ये लिखा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दीजिए जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। बीजेपी के नेताओं ने यह भी दावा किया है कि अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए भविष्य में बातचीत के दरवाजे खुले हैं, यानी पोस्ट पोल अलायंस के संकेत बीजेपी की तरफ से दिख रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी धारा में चले गए? सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, और अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। क्या अमित शाह जी ने भी इसका कोई इशारा किया कि इलेक्शन के बाद वो आ सकते हैं आपके साथ? अगर जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं, तो अगर उनके गणित सारे पासे ठीक नहीं बैठे तो वो अपने आप आएंगे। नहीं, उनका कहना ये था कि ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि आप लोगों से इशारा किया कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं? भविष्य में क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य तो संभावनाओं का खेल है। जयंत चौधरी जी को ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपने भूल कर दी है, ऐतिहासिक भूल कर दी है, आपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा समझौता कर दिया है। ऐसे में या तो भविष्य में इस भूल को सुधार लेना, नहीं तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उस संदर्भ में सहानुभूति पूर्वक माननीय अमित भाई शाह जी ने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, हम उनके विरासत अगर हमारे साथ मिलकर के चलना चाहती तो हमारे दरवाजे खुले थे, भविष्य में भी कभी वो आना चाहेंगे तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वेस्टर्न यूपी में दरअसल दो फैक्टर्स बहुत मजबूती से इस वक्त उभर कर आ रहे हैं। एक तो मुस्लिम फैक्टर है और दूसरा जाट फैक्टर है। यूपी में पहले दौर की वोटिंग में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। 10 फरवरी को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति के जो दावपेच खेले जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है। पहला मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 2 बड़े वोट बैंक से, जैसा मैं अभी जिक्र कर रही थी, जाट और मुसलमान। अमूमन ये दोनों वोट बैंक एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में ये ध्रुवीकरण साफ दिखा था। इस बार भी चुनाव में हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है और इसकी प्रयोगशाला बना है मुजफ्फरनगर। किस तरह के चुनाव प्रयोग यहाँ पर हो रहे हैं और मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर में इस बार का मूड क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की इस ग्राउंड रिपोर्ट को गौर से देखिए। यूपी चुनाव में एक बार फिर हिंदू मुसलमान होता नजर आ रहा है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में। यहाँ पर पहले ही फेज में वोटिंग होनी है कि मुजफ्फरनगर इस वक्त हिंदू मुस्लिम वोटों की प्रयोगशाला बना हुआ है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए यहाँ की आबादी के समीकरण को समझना होगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर की कुल आबादी करीब 28 लाख है। इनमें 53% संख्या पुरुषों की है, जबकि महिलाओं की संख्या 47% है। अगर सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में उनकी संख्या करीब 41% है। दरअसल मुजफ्फरनगर को प्रयोगशाला बीजेपी की क्यों कहा जाता है, उसके कई कारण हैं। पहला ये कि 2013 के दंगों के बाद 2014 से बीजेपी ने यहाँ हार नहीं देखी। 2017 में तो आंकड़े ऐसे थे कि 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, और आंकड़े भी, यानी कि वोटिंग परसेंटेज में 35% से नीचे 6 सीटों में कहीं नहीं आया था। यानी कि बीजेपी ने 35% से ज्यादा वोट हर सीट पर लगभग हासिल किए, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक था। बीजेपी की प्रयोगशाला में अब समाजवादी भी कूद पड़ी है। बिल्कुल, ये मुस्लिम को वोट बैंक का तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कभी कोई भला समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, और कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उन्हें उनसे वोट लेते हैं लगातार। ये बात तो साफ है कि यहाँ से बीजेपी किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी, क्योंकि जाट वोटों के खोने का डर है। लेकिन हैरानी यह है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यहाँ की जनता में कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो है
विपक्ष के जो लोग हैं ना उसे इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों के आधार पर दे रहा हूँ, असफल होंगे। 100% हमारा मुस्लिम मतदाता गठबंधन के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर प्रयोगशाला जरूर है, ये गठबंधन की प्रयोगशाला है, भाईचारे की प्रयोगशाला है। हालांकि कांग्रेस, AIMIM और BSP ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। लीडरशिप को ख़त्म करने की नीयत, क्योंकि जो आज मुस्लिम जो खड़ा होता था समाजवादी के साथ प्लेटफॉर्म पे, कि आज वो तस्वीर साफ हो गई है बिल्कुल कि बीजेपी और समाजवादी दोनों एक ही रुख का पहलू हैं। जो हमारे मुस्लिम लीडरान कहे जाते थे उनके साथ जो अनदेखी की गई तो उसकी कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ हैं। तो इस वक्त जो है वो समाजवादी जो है वो RSS के हाथों में चल रही है और उसी की बिना पर टिकटों के बंटवारे भी किए गए। एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है कि यहाँ के जो निवासी हैं, खासकर मुसलमान, वो इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा जिस तरह चुनाव में बनता दिख रहा है, उस पर उनकी राय क्या है। जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों को हमेशा पीछे रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप उभरनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। हिंदू और मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे भाजपा से सबके सब इतने ज़्यादा परेशान हैं। मुसलमानों की कोई बात करता है तो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। दरअसल पिछली बार मुजफ्फरनगर के दंगों ने बीजेपी को जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। ठीक उसी तरह से इस बार लगातार हो रहे किसान आंदोलन ने SP और RLD को संजीवनी देने का काम किया है। 5 सितंबर 2021 को यहाँ पर महापंचायत भी हुई, जिसके बाद लगा कि अब बागडोर बदल रही है। लेकिन वहीं एक और जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार उम्मीदवारों की संख्या कम होती चली गई, तो वहीं अब बीजेपी का मानना है कि उसकी प्रयोगशाला में घुसकर समाजवादी पार्टी और RLD दोनों उसी के आधार पर उसी के जीत के फॉर्मूले को अब अपने प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक और मुस्लिम हिंदू कार्ड पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। वहीं खासकर विपक्ष किसान कार्ड पर ज्यादा जोर लगा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों को लगता है कि किसानों की सरकार से नाराजगी उन्हें फायदा देगी। किसान नेताओं के बयानों से SP और RLD को उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। और 7 दिन तो जिसको जहाँ से फायदा होता है तो वो कैंडिडेट उसको उतारता है, उतार लेने दो, उससे क्या फर्क पड़े। यहाँ तो सब किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, वे हैं। बीजेपी कहती है सब किसान हमारे साथ हैं। हाँ तो होंगे उनके साथ। आधे रेट में किसान अपनी फसल बेच के जहाँ पे वोट देना चाहता हो दे लगाओ, हम क्या मना कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में मुजफ्फरनगर की तस्वीर बदल गई है। कहीं इसे दंगों के लिए जाना जाता है तो कहीं किसान आंदोलन के लिए। भले ही वो टिकैत का परिवार हो, RLD हो या फिर खुद संजीव बलियान के लगातार देने वाले बयान, जिनके आधार पर यहाँ की राजनीति गर्माती रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस ठंड के मौसम में भी मुजफ्फरनगर ही है जो अपनी प्रयोगशाला को लगातार उसी तरह से एक केमिकल फार्मूला की तरह जिंदा रखे हुए है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, ABP न्यूज आपको रखे आगे।